नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो है आधुनिक युग के इतिहास का छायावादी युग। हमने आपको पहले ही पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल और वीरगाथा काल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रीति काल के बारे में हम बाद में जानेंगे। आधुनिक युग के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। हमारा आज का वीडियो छायावाद युग पर आधारित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको कुछ भी जानना या पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल नॉलेज सीकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। छायावाद में इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधान, भावोन्मेषयुक्त कविता रची गई। यह भाषा और भावों के स्तर पर अपने दौर के बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि से बेहद प्रभावित हुई। प्राचीन संस्कृत साहित्य और मध्यकालीन हिंदी साहित्य से भी यह प्रभावित हुई। इसमें बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन का भी प्रभाव लक्षित होता है। छायावाद युग उस सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण का सार्वभौम विकास काल था जिसका आरंभ राष्ट्रीय परिधि में भारतेंदु युग से हुआ था। वस्तु जगत अपना घनत्व खोकर इस जग में सूक्ष्म रूप धारण कर लेता भाव द्रवित हो। कवि के केवल सूक्ष्म भावनात्मक दर्शन का ही नहीं, छाया से उसके सूक्ष्म कलाभिव्यंजन का भी परिचय मिलता है। द्विवेदी युग में कविता का ढांचा पद्य का था। वस्तुतः गद्य का प्रबंध ही उसमें पद्य हो गया था। भाषा भी गद्यवत हो गई थी। छायावाद ने पद्य का ढांचा तोड़कर खड़ी बोली को काव्यात्मक बना दिया। पद्य में स्थूल इतिवृत्त था, छायावाद के काव्य में भावात्मक अंतर्वृत्त था। छायावाद के काव्य में भावनात्मक अंतर्वृत्त आ गया। भाव के अनुरूप ही छायावाद की भाषा और छंद भी रागात्मक और रसात्मक हो गए। ब्रज भाषा के बाद छायावाद द्वारा गीत काव्य का पुनरुत्थान हुआ। छायावाद को आधुनिक युग के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। छायावादी युग की विशेषताएं हैं: व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, नारी के सौंदर्य का चित्रण, प्रेम चित्रण, रहस्यवाद, लाक्षणिकता, छंद विधान और अलंकार विधान। हिंदी की छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिवाद है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है। विषय वस्तु की खोज में कवि यहाँ बाहर नहीं जाते बल्कि अपने मन के भीतर झांकते हैं। इन कवियों में अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास है। इस अतिशय विश्वास को बड़े उत्साह के साथ इन कवियों ने भाव और कला में बांधकर अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद के आंसू तथा सुमित्रा नंदन पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवाद की ही अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति चित्रण। छायावादी कविता में प्रकृति प्रेम को इतना महत्व दिया गया है कि बहुत से लोग इसी को छायावाद कहते हैं। छायावाद में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया है। प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आदि सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण कर अपने सौंदर्य तथा प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। जैसे जयशंकर प्रसाद के शब्दों में: पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। नारी के सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों में नारी सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण है। इसमें सूक्ष्मता और सील है, न कि रीतिकालीन कविता जैसी स्थूलता और नग्नता। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा आदि सभी कवियों में यह भाव समान रूप से मिलता है। उदाहरण के लिए: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों के प्रेम चित्रण में कोई लुका छिपी नहीं है, क्योंकि इसमें स्थूल क्रिया व्यापारों का चित्रण नहीं मिलता या तो न के बराबर मिलता है। यह चित्रण मानसिक स्तर तक सीमित है, अतः इसमें मिलन की अनुभूतियों की अपेक्षा विरहानुभूति का व्यापक चित्रण है। निराला की कविता स्नेह निर्भर, बह गया है, पंत कृत, ग्रंथि तथा जयशंकर प्रसाद कृत आंसू एवं आत्मकथा में ऐसे ही प्रणय चित्रण हैं। रहस्यवाद। छायावादी कविता में रहस्यवाद एक आवश्यक प्रवृत्ति यानी कि विशेषता है। यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की एक आदि प्रवृत्ति रही है। इस कारण छायावाद के प्रत्येक कवि ने अपनी व्यक्तिगत रुचि से इस प्रवृत्ति को ग्रहण किया है। यदि निराला ने तत्व ज्ञान के कारण इसे अपनाया, तो पंत ने प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर और महादेवी वर्मा ने अतिशय प्रेम और वेदना के कारण इसे तन मन में बसाया, तो प्रसाद ने परम सत्ता को बाहरी संसार में खोज की दृष्टि से। जयशंकर प्रसाद के ही शब्दों में मधुरा का मुस्काती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। लाक्षणिकता। छायावादी कविता में लाक्षणिकता का अभूतपूर्व सौंदर्य भाव मिलता है। इन कवियों से सीधी सादी भाषा को ग्रहण कर लाक्षणिक एवं अप्रस्तुत विधानों द्वारा उसे सर्वाधिक मौलिक बनाया है। मूर्त में अमूर्त का विधान इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रसाद की कविता बीती विभावरी में लाक्षणिकता की लंबी श्रृंखला है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। छंद विधान। छंद के लिए भी छायावादी काव्य उल्लेखनीय है। छायावादी युग के कवियों ने मुक्तक छंद और ऋतुकांत दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं। छायावादी काव्य में प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ साथ नवीन छंदों के निर्माण की प्रवृत्ति भी मिलती है। अलंकार विधान। छायावादी कवियों में हिंदी के प्राचीन अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के दो अलंकारों मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में मानवीकरण है, विशेषण विपर्य में विशेषण को स्थान से हटाकर दूसरी जगह आरोपित किया गया है। जैसे तुम्हारी आँखों का बचपन खेलता जब अल्हड़ खेल। छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद कृत झरना और आंसू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अनामिका, सुमित्रानंदन पंत कृत उच्छ्वास और महादेवी वर्मा कृत निहार और रश्मि।